ओके, शुरू करें। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सुनिए, राउरकेला स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? और थर्ड, अर्जुन एरिगेसी का संबंध किस खेल से है? अगर प्रीवियस करंट अफेयर आपने ध्यान से डेली देखे होंगे तो इजीली आप इनका आंसर कमेंट में दे पाएंगे। और मिड वीडियो को भी ध्यान से देखिए, हो सकता है कुछ और क्वेश्चंस भी आपके लिए एड ऑन हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 12 अप्रैल का सबसे पहला करंट अफेयर देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कुल कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल है? यहां पर देखिए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है क्यूएस, जिसका फुल फॉर्म है क्वाक्यूरेली साइमन। ओके, शॉर्ट में कहा जाता है क्यूएस। तो इसने हाल ही में देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट को जारी किया है, 2024 की रिपोर्ट है। और ऑल ओवर इसने 1559 यूनिवर्सिटीज को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनकी क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर रैंक प्रदान किए। 1559 यूनिवर्सिटीज को पूरे वर्ल्ड की इसने इंक्लूड किया इस रैंकिंग में, और भारत की 69 यूनिवर्सिटीज को इस रैंकिंग में क्यूएस, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रखा है। यह है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। कितनी यूनिवर्सिटी भारत की शामिल है? तो 69 यूनिवर्सिटी इंडिया की इस रैंकिंग में शामिल हुई है। 69 यूनिवर्सिटी ने अपने क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर इस इंडेक्स में या रिपोर्ट में अपनी जगह बनाई है। ओके, तो नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई, 1559 यूनिवर्सिटीज और संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया। और भारत की टोटल 69 यूनिवर्सिटीज 5 अलग अलग कैटेगरीज में इस रैंकिंग में शामिल की गई। इन कैटेगरीज की बात करें तो देखिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी, लाइफ साइंस और मेडिकल, नेचर साइंस और सोशल साइंस, और इसके अलावा मैनेजमेंट, ये 5 कैटेगरी थी, अलग अलग डिवाइड की गई थी। भारत की 69 यूनिवर्सिटीज शामिल हुई है इस रैंकिंग में। यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया की इस रैंकिंग में कौन सी है? तो यह है भारत की जेएनयू, मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि भारतीय संस्थानों में सबसे टॉप पर रहा है। ओके, डेवलपमेंट स्टडीज में ये पूरे वर्ल्ड में 20वें स्थान पर रहने में सफल हुई है ये यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में। ओके, ऑल ओवर कितनी यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया, क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये 69 यूनिवर्सिटीज है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। जगजीत पवाड़िया, ठीक है, को अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का नया मेंबर चुना गया। अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करता क्या है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में नशीले पदार्थ या नशीली जो दवाएं हैं, ठीक है, नशीली जितनी भी दवाएं हैं उनका विधि पूर्वक निर्माण किया जाए, लॉ के अकॉर्डिंग उनका निर्माण किया जाए। पूरे वर्ल्ड में उनके व्यवसाय को और उनके उपयोग को रेगुलेट करने के लिए ये संस्था काम करती है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, इनको टाइम पर पर्याप्त दवाएं उपलब्ध करवाई जा सके, नशीली दवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। क्योंकि आप जानते हैं साइंटिस्टों को नशीली दवाएं चाहिए ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, डॉक्टर्स को चाहिए ताकि वो किसी डिसीज का इलाज कर सके, तो टाइम पे उन्हें उनकी दवाएं मिले। इसीलिए नशीली दवाओं को ऑल ओवर रेगुलेट करने का काम है अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि हाल ही में इस संस्था की मेंबर बनी है भारत की जगजीत पवाड़िया। ओके, तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सामाजिक और आर्थिक परिषद में इसके लिए वोटिंग हुई थी। 53 वोट में से 41 वोट जगजीत पवाड़िया को मिले, और तीसरे कार्यकाल के लिए ये अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य बनी है। तीसरे कार्यकाल के लिए इसलिए क्योंकि 2015 में इन्हें पहली बार नियुक्त किया गया था 5 साल के लिए, 2020 में फिर दूसरे कार्यकाल के लिए, और अब 2025 से 2030 तक का इनका तीसरा कार्यकाल होने वाला है। ठीक है, ये मिल गई, ये न्यूज मिल गई।
अब यहां पर अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मैंने क्वेश्चन में ही दे दी। जगजीत पवाड़िया है मेंबर, नई मेंबर बनी है, तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। 2015 में पहली बार इस संस्था के सदस्य के रूप में नियुक्त की गई थी। ठीक है, संस्था क्या काम करती है ये मैं आपको बता चुका हूं। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। जगजीत पवाड़िया अगर सदस्य बनी है तीसरे कार्यकाल के लिए, तो आपको इस संस्था के अध्यक्ष पता होना चाहिए, तो ये जलाल तौफीक हैं। वर्तमान में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर हैं जलाल तौफीक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। आसियान देशों में चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में भारत का कौन सा जहाज ब्रुनेई के मूरा बंदरगाह या तट पर पहुंचा है? तो पहली चीज तो ये याद रखिए कि मूरा जो कि बंदरगाह या तट है किस देश में स्थित है? ब्रुनेई में। ठीक है, अब क्या हुआ है कि भारत का एक जहाज, ठीक है, आसियान देशों में जो एक विदेशी तैनाती का एक दौर चल रहा है भारत की ओर से, एक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए है, ताकि आसियान देशों से हम अपने रिलेशंस को और ज्यादा अच्छा कर पाए। तो भारत का एक सी पॉल्यूशन, जो समुद्री पॉल्यूशन है, इसको ऐसा बोल सकते हैं सी पॉल्यूशन, एक हमारे पास जहाज है जिसका नाम है समुद्र पहरेदार, इसकी तैनाती की गई है। ये अभी आसियान देशों में घूम रहा है ताकि उनसे द्विपक्षीय संबंध को मजबूत किया जा सके, और इसी क्रम में ये ब्रुनेई गया है और ब्रुनेई के मूरा पोर्ट पर पहुंचा है। नाम क्या है? नाम है इसका समुद्र पहरेदार। याद रहेगा, भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत। ठीक है, समुद्र पहरेदार। भारत जो सी पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में कितना ज्यादा सक्षम है, इसका प्रदर्शन करना, और इसके अलावा आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना, इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य जो कि भारत के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है ना। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश मतलब आसियान देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में समुद्री पहरेदार जो हमारा पोत है ये पहुंचा है ब्रुनेई, है ना, ब्रुनेई के मूरा तट पर या बंदरगाह पर। ठीक है, 2024 में ये, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आसियान देशों की यात्रा कर रहा है, जैसे फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई। 25 मार्च से इसने अपनी यात्रा शुरू की थी और 12 अप्रैल 2024 तक ये आसियान के 3 देश कवर कर चुका है, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई के मूरा पहुंचा है अभी। यहां पर आसियान देशों के बारे में हमको पता होना चाहिए। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी 11 एशियाई देश आसियान संस्था के मेंबर हैं। यहां पर यह चीज समझने वाली है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं और एक एसोसिएशन बनाते हैं, यही कहलाता है आसियान। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। ठीक है, 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। देखिए, अभी तक 10 मेंबर थे, 11वां जो सबसे नया सदस्य जुड़ा है इसमें, यह क्वेश्चन आ सकता है, काफी बार मैं आपको बता ही चुका हूं, यह है तिमोर लेस्ते जो कि आसियान की 11वीं मेंबर कंट्री बनी है। इसके पहले ब्रुनेई, बर्मा मतलब म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये आसियान की 10 मेंबर कंट्री थी। 11वीं मेंबर कंट्री बनी थी कौन? तिमोर लेस्ते। ओके, अब 11 मेंबर हैं आसियान। ठीक है ना। और यहां की जो यात्रा कर रहा है वो भारत का पोत कौन? समुद्री पहरेदार। ठीक है, चलिए, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, मैंने आपको एक गणगौर त्योहार बताया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में मैंने आपको गणगौर त्योहार पढ़ाया था। उसी की तरह एक और त्योहार है सरहुल त्योहार, जो कि भारत के झारखंड राज्य में झारखंड की जो जनजातियां हैं वो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करती है, और इसे भी नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे गणगौर को सेलिब्रेट किया जाता है।
गणगौर आप सभी को पता है चैत्र मास के 18वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर का पहला मंथ है। नवरात्रि से चैत्र मंथ के जो शुक्ल पक्ष की नवरात्रि शुरू होती है उसके तीसरे दिन गणगौर मनाया जाता है, और इसी तीसरे दिन झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है भारत के झारखंड राज्य में। 11 अप्रैल को झारखंड राज्य में जनजातियों द्वारा सरहुल पर्व मनाया गया। ठीक है, सरहुल पर्व नए साल की शुरुआत का सामान्यतः प्रतीक के रूप में देखा जाता है और चैत्र महीने के तीसरे दिन इसे मनाया जाता है। ठीक है, आदिवासी नव वर्ष माना जाता है झारखंड में। झारखंड की मुंडा, उराव, हो, ये जो जनजातियां हैं वो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करती है। तो सरहुल त्योहार की हम बात कर रहे हैं, झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब हमने गणगौर पढ़ा था तो हमको पता चला था ये राजस्थान और एमपी के निमाड़ में मनाया जाता है। ठीक है, चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है। तो सी डोम डिफेंस सिस्टम संबंधित है इजराइल से। हाल ही में इजराइल ने अपने समुद्री सीमा में सी डोम डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। इजराइल ने 2006 में एक डिफेंस सिस्टम डेवलप किया था, उसका नाम था आयरन डोम। कब? 2006 में। आयरन डोम सतह से हवा में कोई भी अगर मिसाइल, रॉकेट हमला होता है, मिसाइल आती है या फिर कोई भी मोटार हमला होता है तो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था आयरन डोम 2006 में। आगे चलकर 2014 में समुद्र से हवा में वार करने के लिए एक वर्जन नया निकाला गया आयरन डोम का और उसे नाम दिया गया सी डोम। ओके, अब ये समुद्र में किसी भी युद्धपोत से हवा में किसी भी मिसाइल को, रॉकेट को या फिर मोटार को नष्ट कर सकता है। अब पहली बार इजराइल ने इसका यूज किया है और हाल ही में अपने समुद्री क्षेत्र में सी डोम डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। किसने की है? इजराइल ने। ओके, आपको पता ही है फिलिस्तीन से युद्ध चल रहा है, तो इस केस में एक डिफेंस सिस्टम को तैनात करना जरूरी था, क्योंकि अन्य जो खाड़ी देश है उनके साथ भी इजराइल का भी डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में इसने सी डोम डिफेंस सिस्टम को अपने समुद्री एरिया में अपॉइंट कर दिया है, इसकी तैनाती कर दी है। 2014 में पेश किया गया था और 2022 में इसे सेना में शामिल किया गया और अब पहली बार इसकी तैनाती की गई। 70 किलोमीटर के दायरे को कवर करती, कोई भी मिसाइल, मोटार आता है, रॉकेट आता है तो 70 किलोमीटर के दायरे में ये इसको नष्ट करने के लिए सक्षम है सी डोम डिफेंस सिस्टम। किस देश का है? इजराइल का। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया? तो 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और ये अनुमान है 7% का। आपको पता है आरबीआई का भी कुछ दिन पहले ही 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आया था और ये भी 7% था। और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत के 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 7%। इसके पहले यह अनुमान एशियाई विकास बैंक का 6.7% का था। 0.3% की वृद्धि की है अपने अनुमान में एशियाई विकास बैंक ने। यह अनुमान इसने इसलिए लगाया है या फिर चेंज किया है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत ही तेजी है, बहुत ही ग्रो कर रहा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.7% से 7% कर दिया है भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2024-25 के लिए। और इसके अलावा इसने कहा है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी 7.2% तक रह सकती है। ओके, 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती मनाई गई। निम्नलिखित में से कौन सी बुक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई? तो ज्योतिबा फूले अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इनका नाम सुना होगा, काफी फेमस समाज सुधारक है ये, है ना। सत्य शोधन समाज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और शोषित वर्गों के लिए समाज में इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है आजादी के पहले, ठीक है, औपनिवेशिक काल में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी सॉरी, जो कि शोषित वर्गों पर थी और इसका नाम था गुलामगिरी, आंसर सी। तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की बुक है। हाल ही में
11 अप्रैल को इनकी 197वीं जयंती बनाई गई है। ठीक है, ज्योतिबा फूले, इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र में, और इनका निधन हुआ था 28 नवंबर 1890 में महाराष्ट्र में। ठीक है, 1873-74 के टाइम पीरियड में सत्य शोधन समाज की इन्होंने स्थापना की थी, और गुलामगिरी जिस बुक की हम बात कर रहे हैं, ये ज्योतिबा फूले ने जातिवाद पर प्रहार के रूप में लिखी थी। मतलब शोषित वर्ग को उनके राइट्स दिए जाएं और जातिवाद पर एक प्रहार के रूप में गुलामगिरी बुक को लिखा था किसने? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। 197वीं जयंती मनाई गई है इनकी, कब? 11 अप्रैल को, क्योंकि 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म कहां हुआ था? महाराष्ट्र में। कंफर्म? आगे आते हैं। हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, पार्किंसंस डिसीज की पहले बात करते हैं। ये एक ब्रेन से संबंधित डिसऑर्डर है पार्किंसंस। नॉर्मली 60 से 65 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये डिसीज देखने को मिलती है। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि ब्रेन जब ब्रेन डिसऑर्डर है तो ऐसे केस में चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति को सोचने में प्रॉब्लम आती है, नींद की समस्या होती है और चल फिर नहीं पाता है ना, हाथ पांव कांपते हैं नॉर्मली। तो ये विश्व पार्किंसंस डे, इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है ना? तो वर्ल्ड पार्किंसंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 11 अप्रैल को क्यों? इसलिए क्योंकि जेम्स पार्किंसंस की इस दिन जयंती। जेम्स पार्किंसंस जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1755 को। ठीक है, 11 अप्रैल 1755 को जेम्स पार्किंसंस का जन्म हुआ था। इन्होंने सबसे पहली बार 1817 में न्यूरोडिजेनरेटिव विकार, मतलब पार्किंसन बीमारी का ही एक रूप या वर्जन, सबसे पहली बार इन्होंने खोजा था। तो इन्हीं की जयंती के रूप में, इन्हीं की याद में 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे आइए। भारत सरकार ने किन किसानों के लिए सीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में सीडीपी सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है बागवानी किसानों के उत्थान के लिए। जो बागवानी किसान हैं उनके उत्थान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीडीपी सुरक्षा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जितने भी बागवानी किसान हैं उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी बागवानी के लिए। तो डायरेक्ट किसान इस एप्लीकेशन पर जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपनी सब्सिडी को प्राप्त कर सकते हैं। तो बागवानी किसानों का उत्थान करना, उनके लिए सब्सिडी की प्रोसीजर को इजी बनाना सीडीपी सुरक्षा ऐप का मुख्य उद्देश्य है, जो कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत के बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सीडीपी सुरक्षा ऐप। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहा ऑकुस समूह किन 3 देशों का समूह है? तो देखिए, नाम से समझेंगे। ऑकुस, ए से हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूके से हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से हो जाता है यूएसए। तो ऑकुस समूह जो कि हाल ही में चर्चा में है, 3 देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। आंसर सी हो जाएगा। ये अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूएसए ने घोषणा की है कि हम ऑकुस समूह का विस्तार करेंगे, मतलब और मेंबर कंट्रीज को इस समूह में जोड़ेंगे। आपके दिमाग में आएगा कि इस समूह की स्थापना कब हुई और इसका काम क्या था? तो देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहां पर चीन की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए 3 देश 2021 में एक साथ आते हैं और ऑकुस समूह का निर्माण करते हैं। ये 3 देश ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। अब यूएस ने घोषणा की है कि हम इस समूह का विस्तार करेंगे। संभावना है कि भारत भी इस समूह में जल्द शामिल हो सकता है। अभी केवल एक इंडिकेशन आया है अमेरिका की तरफ से कि भाई हम इस समूह का विस्तार करने वाले। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए और इस क्षेत्र में
इन 3 देशों के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए आपकुश समूह की स्थापना की गई थी 2021 में। कंफर्म। 12 अप्रैल 2024 के सभी करंट अफेयर यहां पर मैंने आपको समझा दिए हैं। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने क्लियर कर लिए। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन क्लास पर चलेंगे, रिवीजन को समझेंगे कि हमने लास्ट सेशन में किन क्वेश्चन को कवर किया था। लेकिन आगे चलने से पहले आप सभी को अपडेट देता हूं, रेलवे की टारगेट बैच आप सभी के लिए शुरू हो गई है। रूट एप्लीकेशन पर रेलवे की जितनी भी वैकेंसी से फ्रेंड्स आने वाले समय में वो सभी आपकी सिंगल बैच में ही कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से। आप एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, इजीली इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आने वाले समय में जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए समय नहीं देगी 1 या 1.5 महीने से ज्यादा, तो इसलिए अभी फायदा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने बाद ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, मैं खुद बोल देता हूं कि उसके बाद मत ज्वाइन करना, क्योंकि 1-1.5 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा। ज्वाइन करना है तो अभी कर सकते हैं रेलवे की टारगेट बैच। आप इंटर होंगे एप्लीकेशन में, रूट एप्लीकेशन में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से आप सभी का सिलेक्शन हो, यही उद्देश्य इस बैच का। ठीक है, लाइव सेशन है, आपकी सारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट की ई बुक कलेक्शन भी आपको रूट एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। जीएस के सारे सब्जेक्ट इस सिंगल ई बुक कलेक्शन में आपके कवर हो जाएंगे। और ईयरली करंट अफेयर की ई बुक के बारे में आप जानते हैं, शंखनाद बुक है, अप्रैल तक अपडेटेड अब आपके लिए अवेलेबल है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप कॉल कर लीजिए। शुरू करें। देखिए लास्ट डे का रिवीजन देख लेते हैं हम। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पीटर हिग्स की बात करें तो इन्हें नोबेल दिया गया था फिजिक्स का। सही है, ओके। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मतलब नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे आ जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की। हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है? तो यह है वायरस। ठीक है। इसरो के किस मिशन की टीम को 2024 में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया है चंद्रयान 3 को। निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार अभी हमने बात की थी, चैत्र माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। किस कंपनी ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है टाटा ने। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सी बर्ड किससे संबंधित है? तो भारत के पश्चिमी तट में ग्रीनफील्ड नेवल बेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। आंसर ए। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो हम 3rd प्लेस पर हैं इस इंडेक्स में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग शुरू की है? तो ये शुरू की है जिम्बाब्वे ने। और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोजी गई नेप्टिस विलायरा किसकी प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति थी? तितली। ओके, अब लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। देखिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। आप सभी को पता है साइबेरिया, जो कि एशिया समर्थित रशिया का एरिया है, जो कि एशिया में आता है, उस साइबेरिया क्षेत्र में बैकाल झील देखने को मिलती है, जो कि सबसे गहरी झील है पूरे वर्ल्ड में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य या क्षेत्र था सतारा, है ना, महाराष्ट्र का। और बल का मात्रक न्यूटन है। ओके, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट डे के सेशन में पूछे थे। आई होप क्लियर हो गए होंगे। आज जो क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।